हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सानी में। आज हम देखेंगे भारतीय संसद। ठीक हो गया, संसदीय व्यवस्था को आज हम समझेंगे। इससे पहले की क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वीडियो में बने रहेगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज संसदीय व्यवस्था पर। ठीक हो गया, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो केंद्र सरकार का विधायी क्या है, अंग है। ठीक होगा, केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या है, संसद है। कौन, भारतीय संसद जो है वह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। और जो संसदीय प्रणाली है जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक हो गया, अब हम इसको समझते हैं कि वेस्टमिनिस्टर है क्या। ठीक हो गया, तो जो वेस्टमिनिस्टर है यह जो शासन प्रणाली है, ठीक हो गया, यह लोकतंत्र की एक क्या है, शासन प्रणाली है जो सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ पर, लंदन में विकसित हुई थी। ठीक हो गया, और जो ये वेस्टमिनिस्टर है यह शब्द कहाँ से आया, यह शब्द आया था जो ब्रिटेन की संसद थी जिसका नाम क्या है कि वेस्टमिनिस्टर रखा गया है। ठीक हो गया, वेस्टमिनिस्टर रखा गया है और यह वेस्टमिनिस्टर शहर में यानी कि किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे है, लंदन में। ठीक हो गया, यानी कि जिसको लंदन में यानी कि ब्रिटेन की जिसे संसद भी कहा जाता है। तो उसी मॉडल पे क्या है, भारत की जो संसद है वह आधारित है, क्योंकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसको अपनाया गया था कहाँ से, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की संसद से भारत में संसदीय व्यवस्था जो है वह अपनाया गया था। क्योंकि भारतीय जो संविधान है इसको भानुमति का कटोरा भी कहा जाता है, यानी कि अनेक जो देश हैं, विभिन्न देशों के जो संविधान है उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ये हमारे संविधान में उसे क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक हो गया, तो जो वेस्टमिनिस्टर जो मॉडल है यह जो शब्द आया था यह कहाँ से आया था, यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन से इस शब्द का क्या हुआ है, विकास हुआ था। वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाने के कारण जो लोकतंत्र व्यवस्था में जो भारतीय जो संसद है वह संसद क्या हो जाता है, केंद्र का एक विशिष्ट यानी कि एक अभिन्न स्थान इसका हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसको आप समझ गए होंगे। और संविधान में भाग 5, ठीक हो गया, जो संसद है वह कौन कितने भाग में है, भाग 5 में है। ठीक हो गया, भाग 5 में किसका, संसद का वर्णन किया गया है। ठीक हो गया, भाग 5 अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से लेके 122 सॉरी, ठीक हो गया, यानी कि 79 से लेके 122 तक किसका, संसद के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक हो गया, इनके हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक का जो अनुच्छेद है वहाँ तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि के बारे में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, किसका, संसद का। ठीक हो गया, उसके बाद आता है कि संसद का गठन। अब संसद का गठन किन किन चीज़ों से मिलकर के हुआ है, तो जो संसद है, भारतीय जो संसद है इसका जो गठन है वह कितने अंगों से मिलकर के बना हुआ है, 3 अंगों से। ठीक हो गया, 3 अंगों से आता है ना कभी कभी कि संसद के कितने अंग हैं। ठीक हो गया, तो कितने अंगों से मिलकर के बना हुआ है, 3 अंगों से। क्या क्या, पहला तो आ जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक हो गया, 3 अंगों से मिलकर के क्या बना है, संसद बनी हुई है भारत की। ठीक हो गया, अब इसमें बात कभी कभी प्रश्न क्या पूछ देता है ना कि संसद के कितने सदन हैं। ठीक हो गया, अगर सदन की बात करेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 सदन हो जाएंगे। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अगर सदन की बात करता है तो कितने हो जाएंगे, 2 सदन हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर संसद के अंग की बात करता है, ठीक हो गया, किन किन अंगों से मिलकर के अगर संसद बनता है यह अगर पूछ देता है तो 3 अंगों से मिलकर के बनता है। 3 इसके अभिन्न अंग हैं, क्या क्या, पहला आ जाता है राष्ट्रपति, दूसरा आ जाता है लोकसभा, तीसरा आ जाता है राज्यसभा। ठीक हो गया, जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहते हैं और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं। ठीक हो गया, आगे हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल से, क्योंकि जो लोकसभा है इसमें जो जाने के लिए इनकी जो लोकसभा सदस्य होती है इनकी जो आयु होती है वह आयु सीमा कितनी होती है, 25 वर्ष के समथिंग इसकी होती है, यानी कि कम उम्र के होते हैं। और उसकी अपेक्षा जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा की जो सदस्य होती हैं उनकी जो आयु वर्ग यानी कि उनकी जो सीमा होती है वह 30 वर्ष होती है। ठीक हो गया, यानी कि आयु में
वरिष्ठ होने के कारण इस सदन को क्या भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि बड़ा सदन इसको कहा जाता है। और निम्न सदन यानी कि निचला सदन जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसको, लोकसभा को। ठीक हो गया, यानी कि संसद का जो गठन होता है वह 3 अंगों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 में आ जाता है राष्ट्रपति, नंबर 2 में आ जाता है लोकसभा और नंबर 3 में आ जाता है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर के क्या बनाई जाती है, भारतीय संसद बनती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1954 से पहले जो राज्यसभा और लोकसभा था उसका जो नाम था उसको हम समझते हैं क्या क्या था। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक हो गया। 1954 से पहले जो राज्यसभा थी उसको कहा जाता था राज्य परिषद। ठीक हो गया, यानी कि राज्यसभा का जो नाम था, जो उच्च सदन राज्यसभा माना जाता है, उसका जो नाम था वह 1954 से पहले क्या था, राज्य परिषद था। और जो लोकसभा थी, लोकसभा का जो नाम 1954 से पहले था वह था जनता का सदन। ठीक हो गया, यानी कि क्या है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुन करके जाते हैं वह जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया था, जनता का सदन। किसको, लोकसभा का, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। राज्यसभा में जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जो दूसरा चैम्बर जिसे कहते हैं, यानी कि बड़ा सभा जिसे यानी कि बड़ों की सभा। ठीक हो गया, क्योंकि इनकी जो आयु होती है वह कितने वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि बड़े लोगों का सभा यानी कि दूसरा सदन उच्च सदन भी कहा जाता है। जबकि लोकसभा निचला सदन जिसे यानी कि पहला चैम्बर जो है उसको चर्चित सभा। ठीक हो गया, यानी कि चर्चा करने वाला, अधिकतर चर्चा किसमें होती है, लोकसभा में ही होती है। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। क्योंकि इसको 1954 से पहले भी किस नाम से जाना जाता था, जनता का सदन ही इसको कहा जाता था। ठीक हो गया। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, और जबकि जो लोकसभा होती है वह संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको समझ लीजिएगा कि कैसे जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्य होंगे वह सदस्य किसी राज्य के होंगे या राज्य क्षेत्र के होंगे, वहीं के लोगों का क्या करेंगे, वह प्रतिनिधि तो करेंगे। ठीक हो गया, जो राज्यसभा होगी वह वहीं के लोगों का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी। परंतु जो लोकसभा होती है, लोकसभा क्या करती है, संपूर्ण जो भारत है, पूरा भारत। ठीक हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक गुजरात के कच्छ वाले इलाके तक, मतलब पूरा का पूरा जो भारत है उसका क्या करते हैं, यह प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उनके बारे में जो भी निर्णय लेने होंगे, हर एक चीज़, हर एक वर्ग के, हर एक मतलब पूरे के पूरे भारतवर्ष की यह बात करते हैं। ठीक हो गया, ये समझ के होंगे राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। और जो राष्ट्रपति होता है वह क्या करता है कि संसद के कुछ चुनिंदा कार्य करता है, जिसको हमने राष्ट्रपति वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपने देखा होगा। उनको अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। राष्ट्रपति में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि राष्ट्रपति अन्य अपने क्या क्या कार्य करता है। ठीक हो गया, तो जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के दोनों सत्र को आहूत कराता है, मतलब बुलाने का कार्य करता है। जब संसद सत्र नहीं चला होता है तो उसको बुलाने का यह कार्य करता है। और आप लोगों ने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो जब पहली जो लोकसभा की बैठक होती है यानी कि संसद का जो सत्र चलता है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वह अभिभाषण देता है। ठीक हो क्या, और दूसरा चीज़ क्या है कि वह सत्रावसान यानी कि जब सत्र चल रहा होता है उसका जो समापन करना होता है वह भी कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और लोकसभा को विघटित करता है। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा होती है उसको भी विघटन करने का जो कार्य होता है वह कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और संसद के दोनों यानी कि संसद का सत्र न चलने पर अध्यादेश भी क्या करता है, जारी करता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ कि संसद के दोनों सत्रों को, ठीक हो गया, यानी कि दोनों सत्रों को बुलाने का भी कार्य करता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक हो गया। तो यह कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के कुछ चुनिंदा अन्य कार्य होते हैं जो कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। अभी तक हमने जितना देखा उस आधार पर जो भारतीय संविधान है वह ब्रिटेन की संविधान की पद्धति के आधार पर आधारित है। अब कैसे है देखते हैं हम आगे को।
क्या है कि जैसे देखो कि ब्रिटेन में जो संसद है, जो ताज जिसे कहते हैं, जिसमें राजा या रानी होते हैं, ठीक हो गया, तो उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, यानी कि जिसको हम भारत में क्या कहते हैं, राज्यसभा, यानी कि RS शॉर्ट में लिख देते हैं, राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन, तो उसी को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, यानी कि ऊपरी सदन, जिसे भारत में क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। और वहीं हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे निचला सदन, यानी कि भारत में उसे क्या कहा जाता है, LS लोकसभा, ठीक हो गया, निचला सदन जिसे भारत में कहा जाता है लोकसभा, वही ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा जिसे भारत में कहते हैं, वह ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन, और भारत में जिसे लोकसभा कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन में उसे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि निचला सदन से, ठीक हो गया, से मिलकर के क्या है, बना है क्या, संसद। क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है वह हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है, ठीक हो गया। इसके विपरीत उल्टा जो अमेरिका है, ठीक होगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति जो है वह क्या है कि संसद का अभिन्न अंग है, परंतु अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक हो गया, नहीं है। तो अमेरिका में विधानमंडल को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, यानी कि जो विधानमंडल है, यानी कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, उस संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक हो गया। यानी कि संसद का जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग नहीं है, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक हो गया। तो जो कांग्रेस है, यानी कि जो संसद है, कांग्रेस कहा जाता है कहाँ, संसद को, अमेरिका में। उसमें जो उसके जो अंतर्गत जो 2 सदन है, ठीक हो गया, कौन सा सदन, सीनेट, ठीक हो गया। सीनेट किसे कहा जाता है, ऊपरी सदन, यानी कि उच्च सदन, जो राज्यसभा जिसे हम भारत में कहते हैं, उसी को सीनेट कहा जाता है, कहाँ पर, अमेरिका में, राज्यसभा को, ठीक हो गया, ऊपरी जो सदन है। और जो निचला जो सदन है, यानी कि जो भारत में कहा जाता है लोकसभा, तो उसी को अमेरिका में कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हो गया, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसे कहा जाता है, किसे, लोकसभा को, जिसे हम भारत में क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, ठीक हो गया, यानी कि उसे निचला सदन कहा जाता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा कहाँ कहाँ, अमेरिका और ब्रिटेन और भारत के संसद में, ठीक हो गया, यानी कि किसको कहाँ क्या क्या कहा जाता है। उसी प्रकार से जैसे भारत में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के क्या बना है, संसद बना है, तो वहीं पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह कांग्रेस यानी कि संसद का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक हो गया। संसद का अभिन्न अंग, कांग्रेस का अभिन्न अंग जो है वहाँ सिर्फ 2 ही हैं, क्या क्या, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हो गया। इसे कहा जाता है क्या, वहाँ पर अभिन्न अंग 2 ही हैं, ठीक हो गया। इतना आप समझ चुके होंगे। ये हमने बात करी थी कहाँ, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की संविधान की संसद की तुलना हमने इसमें की थी। अब हम बात करते हैं उसके बाद राज्यसभा की जो संरचना है वह किस आधार पर हुई है, ठीक हो गया, यानी कि जो सीटों का बंटवारा है, जो सीटें हैं वह किस आधार पर यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, उसको हम आगे देखते हैं। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो अधिकतम जो संख्या रखी गई है भारत में वह कितनी रखी गई है, 250 रखी गई है, यानी कि इससे अधिक राज्यसभा की सीटें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, यानी कि फिक्स निर्धारित की गई हैं कितनी, 250। इनमें से जो 238 हैं, ठीक हो गया, यानी कि 238 283 जो होंगे वह जो सदस्य होंगे वह राज्यों वह संघ राज्य क्षेत्र यानी कि राज्यों से होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे कितने, 238 सदस्य, जिनका जो प्रतिनिधि जो होंगे, जिनको क्या चुना होगा, किस आधार पे चुना होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक हो गया, यानी कि जो इसका निर्वाचन होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके निर्वाचन कैसे होता है। तो यह जो 238 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आए होते हैं, यह कैसे आए होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आए होते हैं। तो 12 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति
क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक हो गया, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और 238 जो होंगे वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। ठीक हो गया। अब हम वर्तमान में देखते हैं कि भारत में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वह वर्तमान में कितनी हैं। तो वर्तमान में जो अभी के टाइम पे जो राज्यसभा की सीटें हैं वह कितनी हैं, 245 है। ठीक हो गया, यानी कि जो निर्धारित की गई हैं वह अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। ठीक हो गया, यानी कि 250 से अधिक नहीं हो सकती हैं, परंतु इससे कम होके चल जाएंगी। तो वर्तमान में कितनी हैं, 245 सीटें हैं। अब जिसमें से 225 जो सीटें हैं वह आए हुए हैं कहाँ से, राज्यों से। ठीक हो गया, 225 सीटों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रॉपरली वह किन्हीं राज्यों से यह आए हुए हैं, कितने, 225। उसमें से जो 8 हैं, ठीक हो गया, जो 8 सदस्य आए हैं वह कहाँ से आए हैं, संघ राज्य क्षेत्रीय, यानी कि वह आए हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं भारत के, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 जो आए हुए हैं वह कहाँ से आए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आए हुए हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो 12 हैं, ठीक हो गया, जो 12 हैं वह 12 कहाँ से चुन करके आए हैं, मनोनयन के द्वारा, इनके राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। तो 200 कितने हैं टोटल अभी के टाइम में, वर्तमान में जो सीटें हैं वह हैं 245, जिसमें से 225 राज्यों से आए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में भी इसका वर्णन किया गया है, यानी कि आपने हमारे संविधान, अगर आपने अनुसूची वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा उसको। उसमें अच्छे से बताया गया है कि अनुसूची जो 4 है, अनुसूची 4 में कहा गया है जो राज्यसभा की जो सीटें होंगी, ठीक हो गया, जो राज्यसभा की सीटें होंगी इनका जो बंटवारा होगा, ठीक हो गया, राज्यों में किस आधार पे इनका बंटवारा होगा उसके बारे में क्या किया गया है, अनुसूची 4 में इसका वर्णन किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें होंगी इनके बंटवारे के बारे में उसमें बताया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्यों का, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो राज्यों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वह किस आधार पे करते हैं उसको हम देखते हैं। उनका जो निर्वाचन होता है वह कौन करता है, वह कैसे राज्यसभा में आते हैं। ठीक हो गया, तो इसको समझते हैं। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि, ठीक हो गया, यानी कि जो राज्य के प्रतिनिधि आते हैं राज्यसभा में, का जो निर्वाचन होता है वहाँ के, यानी कि जो वहाँ का जो राज्य से आएंगे वह राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में विधायक कहते हैं। जिस भी राज्य से के राज्यसभा जो सदस्य आएंगे वह वहाँ के जो क्या कहते हैं विधायक होंगे, ये जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य जितने भी होते हैं ना वो अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। प्रत्यक्ष हम उनको चुनाव नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं। कैसे, जैसे हमने चुन करके किसको भेजा, विधानसभा में जो विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, उनको हमने प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजा। तो हमारे चुने हुए जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा फिर किसको चुना जाता है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक हो गया। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है और चुनाव जो उसका होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, इसको अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो मैंने इसको राष्ट्रपति वाले जो वीडियोस होंगे उसमें जा कर के आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, वह कैसे कैसे इसका निर्वाचन होता है, यानी कि वह मत पद्धति कैसे इसमें लागू की जाती है, किस आधार पर जो वोटों की गणना होती है वह उसमें समझाया गया है। तो आप वहाँ पर जा कर के इसको देख सकते हैं। और राज्य के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में, उनमें जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका जो बंटवारा किया गया है वहाँ की
जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जैसे भारत में सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीटें हैं वह आती हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि कितनी, 31। ठीक हो गया, 31 सीटें वहाँ पर रखी गई हैं राज्यसभा की। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक हो गया, यहीं पर से सबसे अधिक क्या आती हैं, राज्यसभा की सीटें आती हैं। तो वहाँ की जो जनसंख्या होगी, जनसंख्या के आधार पर इसका क्या किया गया है, बंटवारा किया गया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें बात क्या आती है कि जो जनसंख्या के आधार पर होती है, ठीक हो गया, तो सबसे अधिक तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे कम जो है वह एक ही सीट जहाँ पर है, कहाँ पर है, वह है त्रिपुरा में। ठीक हो गया, यानी कि जबकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि त्रिपुरा और कुछ राज्य और हैं जहां पर सिर्फ क्या है, एक एक सीटें हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक ही सीट वहां पर रखी गई है। परंतु इसके अपेक्षा में हम अमेरिका में देखें ना, तो अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जो सीनेट है, जो वहाँ पर ऊपरी जो सदन है, जो सीनेट है, उसमें जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि करते हैं, वह बराबर करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि जैसे वहाँ पर अमेरिका में कितने राज्य हैं, सिर्फ कितने हैं, 50 राज्य हैं। तो 50 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य से 2-2 लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पर जो सीनेट है, वहाँ पर जो सीनेट में उनकी संख्या है वह कुल कितनी है, 100 संख्या है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि जनसंख्या के आधार पर रखा गया है, जहाँ पर जिस आधार पर जनसंख्या है उसी आधार पर वहाँ पर सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया हुआ है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, वो कैसे होता है। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक हो गया, यानी कि उनके द्वारा एक क्या किया जाता है, निर्वाचन मंडल के आधार पर उनको चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही होता है, यानी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। ठीक हो गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि कितने हैं अभी के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश, 8। ठीक हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्य क्षेत्रों में सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों को, कहाँ, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन्हीं को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का क्या है, प्रतिनिधित्व इन्हीं तीन जगह से क्या करते हैं लोग, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हो पाने के कारण वहाँ के लोग, यानी कि अन्य क्या कहते हैं, कितने बज के 5 राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के लोग इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेश के करते हैं। नंबर 1 कहाँ पर, दिल्ली। नंबर 2 में आ जाता है जम्मू कश्मीर, और नंबर 3 में जो आ जाता है वह आ जाता है पुदुचेरी। ठीक हो गया, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग ही क्या करते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं कि जो नामित किए जाते हैं, यानी कि जो मनोनयन किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह कैसे किया जाते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने, 12 सदस्यों को नामित करता है। वह कैसे कैसे उनको करता है, जो व्यक्ति कहाँ से, कला से ख्याति प्राप्त होगा, साहित्य से हो गया, विज्ञान से हो गया, समाज सेवा से हो गया। ठीक हो गया, इन विषयों से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को ही क्या करता है, वह मनोनयन करता है। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि जो रेखा थी उनको कला से संबंधित, यानी कि कला हो गया, जो खेल से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर हैं, इन लोगों को क्या किया जाता है कि विशेष, ये अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिए होते हैं भारत के लिए। ठीक हो गया, तो इन्हीं को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक हो गया। और इनको मनोनयन का भी एक कारण ये होता है कि लोग अपने क्या करें कि विशेष कार्य करें, कि बिना चुनाव के भी आप क्या कर सकते हो कि राज्यसभा तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यानी कि एक उच्च सदन जिसे कहते हैं, कि उस उच्च सदन में आप एक अगर ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, इनके अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सम्मान के तौर पर क्या किया जा सकता है कि राज्यसभा में मनोनयन किया जा सकता है। उन लोगों की वहाँ पर क्या हो सकती है कि एक सम्मानपूर्वक एक पद कह सकते हैं हम, कि एक सम्मानपूर्वक राज्यसभा जिसे
जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, वहाँ पर भी जाने का क्या हो सकता है, मौका बन सकता है। इस आधार पे राष्ट्रपति क्या करता है, उनको मनोनीत करता है। अब उसके बाद आती है कि राज्यसभा की पद अवधि, यानी कि जो राज्यसभा है उसकी जो अवधि है वो, जो जैसे तो लोकसभा जो है उसकी अवधि तो फिक्स है कि 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। यानी कि एक पार्टी जो होगी, जिसका भी सरकार चल रही होगी, वह 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दोबारा से क्या होगा, फिर नई चुनाव होंगे, उसके बाद नई क्या होगा, लोकसभा का गठन होता है। तो परंतु क्या होता है कि जो राज्यसभा की जो अवधि होती है वह फिक्स है, यानी कि वह कभी भी भंग नहीं हो सकती, यानी कि स्थायी है। ठीक हो गया। तो राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी। ठीक हो गया, पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी। तो सवाल ये भी पूछता है ना, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ देगा कि राज्यसभा पहली बार कब स्थापित हुई थी। तो पहली बार जो राज्यसभा स्थापित हुई थी वह कब हुई थी, 1952 में स्थापित हुई थी, क्योंकि पहला जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। एक निरंतर चलने वाली संस्था है क्या, राज्यसभा, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जाता है, यानी यह एक स्थायी संस्था है। ठीक हो गया, यानी कि स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य, ठीक हो गया, यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि जो 1/3 सदस्य हैं इसके, ठीक हो गया, 1/3 जो सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अपने पद को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, जिसकी जितनी उसकी अवधि रखी गई है। और जो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक हो गया, इसका जो कार्यकाल रखा गया है वह 6 वर्ष रखा गया है, क्योंकि पहले यह संसद के पर डिपेंड कर दिया था कि आप राज्यसभा पर ही डिपेंड छोड़ दिया था कि आप अपने सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितना रखना चाहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो रखा गया था वह रखा गया 6 वर्ष। तो तब से ही चला आ रहा है कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, 6 वर्ष होगा। लेकिन जो राज्यसभा होगी उसकी अवधि फिक्स नहीं होगी, वह क्या होगा, स्थायी सदन होगी। उसका जो टाइम पीरियड होगा वो चलते रहेगा, लेकिन उसके जो सदस्य होंगे, उनके जो सदस्य होंगे वह 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि अपने पद से क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। परंतु वह दोबारा से इसमें क्या कहते हैं, भाग ले सकते हैं, यानी कि दोबारा से भी चुन करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद आप दोबारा से इसमें राज्यसभा में चुन करके नहीं आ सकते हैं, आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन एक बार जब आ जाएंगे तो आपका एक बार आने का जो समय पीरियड होगा वह सिर्फ 6 ही वर्ष का होगा। तो ये सीटें चुनाव के द्वारा ही भरी जाती हैं। तो चुनाव कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष ही शुरुआत में मनोनयन भी होता है, यानी कि हर तीसरे वर्ष में राष्ट्रपति भी मनोनयन करता है। ठीक हो गया, जैसे यह हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो मनोनयन वाले सदस्य भी हर तीसरे वर्ष, यानी कि वो भी क्या होते होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। स्वाभाविक सी बात है, कभी किसी को चुना जाता होगा, जैसे इस साल एक को चुना, इस साल दूसरे को चुना, इस साल तीसरे को चुना। जो पहले साल जो चुना उसका जो 6 साल का पीरियड होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरे का जो आ जाएगा, यानी कि हर 2-2 साल में क्या आ जाएंगे, किसी न किसी के समय पीरियड आ जाएंगे सेवानिवृत्त को। तो राष्ट्रपति भी क्या करता है, हर 2-2 साल में किसी न किसी को मनोनयन करता है और हर 2-2 साल में इनका क्या होता है, चुनाव होता है, जो राष्ट्र क्या कहते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी जो पदावधि है वह पदावधि क्या होती है, फिक्स नहीं है, वह स्थायी है। ठीक हो गया, स्थायी है मतलब कभी भंग उसको नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 साल की हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था, कब आया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था 1951 में। ठीक हो गया, तो इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो संसद के जो सदस्य होंगे, ठीक हो गया, यानी कि जो राज्यसभा, संसद में भी किसके, राज्यसभा सिर्फ, क्योंकि संसद में तो कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा अध्यक्ष भी, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा सदस्य भी आते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी आते हैं। परंतु कौन, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो जो
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 था। इस अधिनियम के तहत ही क्या किया गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो समय पीरियड रहेगा, एक सदस्य जो चुन करके आएगा उसका जो समय रहेगी, पदावधि की जो समय पीरियड रहेगा वह कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष रहेगा। ठीक हो गया। तो अभी की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो संसद वाला हमारा टॉपिक रहेगा थोड़ा लेंदी रहेगा, इसमें 2, 3, 4 वीडियोस आने की संभावनाएं हैं। तो पहले हम राज्यसभा को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो का आपका जिससे आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।